नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। मेरा नाम है तनुज बंसल और आप देख रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर और उसका लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स को। मैग्नेटिक मटेरियल्स हम पहले पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, पैरा क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इन मटेरियल्स पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक मटेरियल्स, आईएच कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व, परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट्स और टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको मैग्नेटिक मटेरियल शुरू से देखना है तो आप पिछले लेक्चर पे जा सकते हैं और फिर इस पे आ सकते हैं। अगर आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स के बेसिक्स पता हैं तो फिर आप इसी लेक्चर में कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि मैग्नेटिक मटेरियल्स की मैं थोड़ी सी रिवीजन इस चैप्टर के इस लेक्चर के अंदर भी मैं आपको करवाने वाला हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि अभी तक हमने क्या किया है और क्या आज हम पढ़ने वाले हैं और क्या आपका पिछले लेक्चर में हुआ था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो तो ये है, पिछले लेक्चर में क्या हुआ था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स का यहां पे थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। चलिए भैया रिवीजन को करते हैं शुरू। लेट अस स्टार्ट। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरा, डाया, फेरो, ये अपने डाइपोल्स को, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं अपने डाइपोल्स को फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन कर लेते हैं। ठीक है ना। अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लगाई है तो इसके जो डाइपोल्स हैं वो इसी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई होती है तो इसके डाइपोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर भी इसी डायरेक्शन में अलाइन होते हैं जिस तरफ हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, लेकिन यहां पे डोमेन थ्योरी वर्क करती है। डोमेन थ्योरी में बेसिकली बहुत सारे डाइपोल्स को मिला के एक डोमेन कहा जाता है। मतलब बहुत सारे डाइपोल्स, जैसे यहां पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में डाइपोल्स होते हैं, यहां पे भी डाइपोल्स ही होते हैं और कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे डाइपोल्स को मिला के जो मैंने यहां पे 4 रीजन दिखाए हैं, यहां पे इन 4 रीजंस को डोमेन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेन्स। तो डोमेन्स जो होता है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डाइपोल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइपोल इन अ मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम या मैक्रो वॉल्यूम। मैक्रो वॉल्यूम मतलब ठीक ठाक वॉल्यूम में। मतलब होता क्या है कि बेसिकली बहुत सारे डाइपोल्स जो हैं, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो डाइपोल्स हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम डोमेन कहते हैं, और सिमिलरली एक और ग्रुप बन जाता है, सिमिलरली एक और ग्रुप बन जाता है, सिमिलरली दूसरा ग्रुप बन जाता है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे क्लास में ग्रुप्स बन जाते हैं लोगों के बीच, वैसे ही यहां पे भी ग्रुप्स बन जाते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये जो डोमेन्स हैं अपने आप को उसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जहां यहां से प्रोड्यूस होती है, देखो भैया यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होती है क्योंकि डाइपोल उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है ना। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल्स अलाइन होते हैं। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज तो होती है लेकिन स्ट्रांगली होती है। ठीक है ना। इंक्रीज होती है लेकिन स्ट्रांगली होती है, यानी कि यहां पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में भी इंक्रीज होती है, यहां पे भी इंक्रीज होती है, लेकिन यहां पे बहुत इंक्रीज होती है। बात यह है। ठीक। अच्छा जी, दूसरा, वीकली अट्रैक्ट फील्ड लाइंस, वीकली अट्रैक्ट फील्ड लाइंस, ये वीकली रिपेल, ये उन्हें वीकली रिपेल करते हैं, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट, ये क्या करते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं भाई फील्ड लाइंस को, स्ट्रांगली अट्रैक्ट।
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, ये रिपेल करते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है कि वीक से स्ट्रांग की तरफ जाया जाए। अगर ये वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैं तो ये ढूंढेंगे कि हमें स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, क्योंकि ये चाहे वीकली अट्रैक्ट करते हैं फील्ड लाइंस को, लेकिन करते तो हैं। ये चाहते हैं कि फील्ड लाइंस इनके पास आए, ये चाहते हैं कि फील्ड लाइंस इनके पास आए, ठीक है ना। और ये वीकली रिपेल करते हैं, कौन, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चाहते हैं कि फील्ड लाइंस इनके पास आए, तो ये खुद भी उसके पास जा सकते हैं। जो ये चाहते हैं कि फील्ड लाइंस उनके पास आए, तो वो फील्ड लाइंस के पास भी जा सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के पास जाना भी पसंद करेंगे ये। तो ये वीक से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना पसंद करेंगे, ये स्ट्रांग टू वीक जाना पसंद करेंगे, और ये भी वीक टू स्ट्रांग जाना पसंद करेंगे। लेकिन इनकी वीक टू स्ट्रांग जाने की तीव्र इच्छा होती है, वीक टू स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जाने की टेंडेंसी भी स्ट्रांग होती है। भैया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वाले ही इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, बस ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। मेन बात यह है, इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो 1 से ज्यादा होती है, इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से कम होती है, इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। ये 1 से ज्यादा होती है स्लाइटली, थोड़ी सी ही, क्योंकि वीक इफेक्ट होता है। ये स्लाइटली कम होती है क्योंकि वीक इफेक्ट होता है, ये बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। चाई की वैल्यू, जो चाई होता है वो बेसिकली रेशो होता है, चाई एम या इसे चाई बोल देते हैं, ये I/H का रेशो होता है। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इसको H बोलते हैं, मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी। अब और ऊपर जो I लिखा है उसे बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ये होती है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ये होती है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी अपॉन करने की एबिलिटी, होने की एबिलिटी अपॉन करने की एबिलिटी, होने की एबिलिटी अपॉन करने की एबिलिटी, ठीक है जी। इस रेशो को चाई एम या चाई बोलते हैं, सिंपली आप इसे चाई बोल दो। तो ये स्लाइटली पॉजिटिव होता है भाई, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव होता है, ये स्लाइटली नेगेटिव होता है, ये स्लाइटली नेगेटिव होता है भाई, और ये 0 से बहुत 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 ज्यादा होता है, ठीक है ना, बहुत पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, नंबर में। और म्यू आर और चाय के बीच में रिलेशन होता है भाई, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस चाई। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, जो लोग इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं, अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आपको पिछला लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं पता हैं तो आपको पिछले लेक्चर को देखने की जरूरत है, फिर उसके बाद आप इस लेक्चर पे आ सकते हैं। आई होप ये चीज आपको पूरे तरीके से क्लियर रही होगी। ये मैंने मेन बेसिक डिफरेंस बता दिए। बेसिकली पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म में बस इतना सा फर्क होता है कि पैरामैग्नेटिज्म वीक होता है और फेरोमैग्नेटिज्म स्ट्रांग होता है। डायामैग्नेटिज्म उल्टा होता है, उल्टा, इसमें फील्ड बढ़ती है उसमें भी बढ़ती है, इसमें बढ़ती है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ती है, इसमें कम हो जाती है। ये अट्रैक्ट करते हैं, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ये रिपेल करते हैं। ये वीक टू स्ट्रांग जाते हैं, ये वीक टू स्ट्रांग जाने की टेंडेंसी भी ज्यादा होती है, ये स्ट्रांग टू वीक जाते हैं, उल्टा जाते हैं। इनका म्यू आर 1 से ज्यादा, बहुत ज्यादा, कम, स्लाइटली पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है जी, स्लाइटली नेगेटिव। तो ये सारी मेन प्रॉपर्टीज हैं पैरा, फेरो और डाया के बीच में, पैरा, फेरो और डाया, पैरा, फेरो और डाया, डाया, डाया। चलो भैया पानी पीते हैं, गिर जाता है। खैर चलो, पानी गिरता रहे तो गिरता रहे, हम आगे बढ़ते हैं भाई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक मटेरियल्स। टेम्परेचर का मैग्नेटिक मटेरियल्स पे क्या फर्क पड़ता है, आइए देखते हैं। जैसा कि हमने बात की, ठीक है ना, जैसा कि हमने बात की कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं
इसके जो डाइपोल्स होते हैं ये अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे अलाइन होते हैं, लेकिन लगभग लगभग उस डायरेक्शन में अलाइन करने की अपने आप को कोशिश करते रहते हैं। ठीक है ना। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो रैंडमनेस ऑफ डाइपोल्स बढ़ जाएगी। रैंडमनेस ऑफ डाइपोल्स बढ़ जाएगी। रैंडमनेस ऑफ डाइपोल्स बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना। जो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है या मैग्नेटाइजेशन है वो कम हो जाएगी भाई। देखो ध्यान से सुनो, देखो अगर सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन है तो बहुत अच्छा मैग्नेटिज्म है, बहुत अच्छा। लेकिन अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इनको हीट दे दी। ठीक है ना। इनको हीट दे दी भैया। इनको क्या प्रोवाइड कर रही? हीट ऐड कर रहे हैं इसमें। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यानी कि इनमें हीट ऐड कर रहे हैं। हीट ऐड करने से इनको गर्मी मिल रही है। गर्म करने से मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चली जाती हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में होता क्या है कि ये रैंडमाइज हो जाएंगे। हीट करने की वजह से इनकी डायरेक्शंस उथल पुथल हो जाएंगी, तो ये एक डायरेक्शन में अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। आप एक टारगेट बना के, एक डायरेक्शन में टारगेट बना के पढ़ाई करो, और एक है कि आप रैंडम पढ़ाई करो, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा बताओ? जीरो। और एक आप डायरेक्शन बना के, टारगेट बना के पढ़ाई करो कि मुझे कल तक ये खत्म करना, तो क्या आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो वही चीज यहां पे हो रही है। हीट करने से ये उथल पुथल मच जाती है, इनमें, इनके तन बदल में उछल पुछल मच जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से यहां पे भी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये मैग्नेटिक डाइपोल्स का रैंडम मोशन शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से, इन रैंडमाइजेशन के इफेक्ट की वजह से इनका मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा। तो इसके लिए तो ग्राफ बनता है चाई और टेम्परेचर के बीच, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनता है भाई। टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम हो जाती हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है ना, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम हो जाती हैं। तो यहां पे लिखिएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल loses its magnetic properties, loses its magnetic properties on increasing temperature। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है। ठीक है जी, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज करता है। ये टेम्परेचर बढ़ने से इसकी चाई की वैल्यू कम होती है। इसकी इक्वेशन ये होती है C म्यू नॉट बाय टी, यानी कि जो चाई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आता है। ये ऐसे वाला एक्स बनाना होता है बेटा, एक्स है ये, लेकिन खिंचा हुआ एक्स है एक साइड से, राइट साइड से खींच दो इसको। ये चाई म्यू नॉट बाय टी, ये इसका रिजल्ट होता है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर ध्यान रखना केल्विन में लेना है, सेल्सियस में नहीं लेना। ठीक है ना। जब भी इस तरीके का फॉर्मूला लगाना है, टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में, एब्सोल्यूट स्केल। केल्विन को बोला जाता है एब्सोल्यूट स्केल, जो 0 केल्विन से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो चाई इज इक्वल्स टू सी म्यू नॉट बाय टी। सर ये सी क्या है? सी को बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट, क्यूरीज कांस्टेंट, और इस लॉ को बोलते हैं क्यूरीज लॉ। इस लॉ को बोलते हैं क्यूरीज लॉ। ठीक है ना। इस लॉ को क्यूरीज लॉ बोलते हैं और इस कांस्टेंट को क्यूरीज कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है जी। ये बात आपके ध्यान में, तन बदन में रहनी चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाने से ये कम होता है, यानी कि इसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम होती हैं, सी म्यू नॉट बाय टी। ये पीरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था, इसीलिए क्यूरीज लॉ है, और इस सी को बोला जाता है क्यूरीज कांस्टेंट। ठीक है जी।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाई को लिख सकते हो I बाई एच इज इक्वल्स टू सी म्यू नॉट बाई टी। इसकी जगह पे अब आप ऐसे लिख सकते हो सी म्यू नॉट एच बाई टी, और म्यू नॉट एच को बी नॉट भी लिखा जा सकता है, म्यू नॉट एच को बी नॉट भी लिखा जा सकता है। बी नॉट किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है। बी नॉट, ध्यान दो, मैं आपको रिपीट करवा देता हूं चीजें कि ये क्या होती हैं और ये क्या लिखा हुआ है, ये भी बता देता हूं। देखो, एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखा गया है। सोलेनॉइड में हमने करंट फ्लो करवाया है, मान लीजिए हमने आई करंट फ्लो करवाया, उसकी वजह से सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई बी नॉट। ठीक है ना, सोलेनॉइड के अंदर क्या आई, मैग्नेटिक फील्ड आई बी नॉट। ठीक है जी, दैट, और उसकी वजह से इसके अंदर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है, इसके अंदर का पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, इसके अंदर का पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, दैट इज बीएम। ठीक है ना, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड बीएम, जो इस मटेरियल के अंदर एंटर हुई। ठीक है ना, मैग्नेटाइजेशन हुआ मटेरियल का। इसी डायरेक्शन में डाइपोल्स ने अपने आप को अलाइन किया। तो इन डाइपोल्स के लिए या इस मटेरियल के लिए ये बी नॉट कौन सी फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है, क्योंकि ये सोलेनॉइड की फील्ड के अंदर रखे गए हैं। ठीक है ना, तो बी नॉट हमने लगाई है और बी एम उसके अंदर डेवलप हुआ है। ये बी नॉट होता है म्यू नॉट एच और ये बी एम होता है म्यू नॉट आई। ये म्यू नॉट एच, ये म्यू नॉट आई, ये मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी और ये मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी। ठीक है ना, मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी और ये मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी। ये बी नॉट इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए एक्सटर्नल फील्ड की तरह एक्ट करता है, जिसके अंदर ये रखा हुआ है। उसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, जिसको हम बी एम बोलते हैं। मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होता है म्यू नॉट इंटू आई। ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, ये मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है। मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटाइज कर रही है फील्ड बी नॉट, और बी एम मैग्नेटाइज हो रही है, उससे जो फील्ड क्रिएट हो रही है वो है। ठीक है जी, तो ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला कि भैया यहां पे क्या आ गया, I इज इक्वल्स टू आई बाई एच, क्योंकि चाई सी म्यू नॉट बाई टी है, तो चाई को लिख सकते हो आप I बाई एच सी म्यू नॉट बाई टी। तो I इज इक्वल्स टू सी म्यू नॉट एच बाई टी, दोबारा वही लिख रहा हूं, तो सी बी नॉट बाई टी। ठीक है ना, ये जो फील्ड एक्सटर्नल लगाई है, तो बी नॉट क्या है, एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल या सोलेनॉइड फील्ड फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जो भी एक्सटर्नल फील्ड उसमें लगाई गई है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, वो ये है। ठीक है जी, तो दोनों केसेस में आप इसको याद कर सकते हो, I इज इक्वल टू सी बी नॉट बाई टी और X इज इक्वल टू या चाई इज इक्वल टू सी म्यू नॉट बाई टी। 100 बातों की बात एक ही है कि जो इसका टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम होती हैं, हीट होने से बेचारा ये जो मैग्नेट है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज करता हुआ चला जाता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि ये लूज ना करे। अगला, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो चाई होता है वो टेम्परेचर के साथ इंडिपेंडेंट होता है, वो टेम्परेचर के साथ वेरी ही नहीं करता और उसका ग्राफ नेगेटिव होता है और कांस्टेंट होता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं होता। इसके लिए मैग्नेटाइजेशन, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता, होता बहुत थोड़ा होता है,
उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहां पे चाई की वैल्यू नेगेटिव होती है भैया, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए चाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये देखो चाई लेस देन 0, स्लाइटली नेगेटिव वैल्यू होती है इसके लिए, ठीक है ना। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो डाइपोल्स हैं वो अपने आप को ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए चाई जो होता है वो नेगेटिव आता है, लेकिन टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो चाई का ग्राफ है वो ऐसा बनता है। इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है जो मैं आपके लिए यहां पे बना रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, यह ग्राफ भी टेम्परेचर बढ़ाने से चाई की वैल्यू कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से चाई की वैल्यू कम होती है। एक यहां पे बीच में टेम्परेचर आता है जिसको मैंने यहां पे टीसी नाम दे रखा है, जिसको मैंने टीसी नाम दे रखा है। ये टीसी नाम और कुछ नहीं है, ये क्यूरीज टेम्परेचर है, क्योंकि क्यूरीज लॉ के बारे में डिस्कशन किया था, तो ये क्यूरीज टेम्परेचर है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में होता क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपको पता है कि पैरामैग्नेटिज्म का ही एक्सटेंडेड फॉर्म। पैरामैग्नेटिज्म एक्सेस में हो जाए तो फेरोमैग्नेटिज्म है, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिज्म इन एक्सेस, पैरामैग्नेटिज्म इन लार्ज क्वांटिटी। फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? पैरामैग्नेटिज्म इन लार्ज क्वांटिटी। डाइपोल्स उसी डायरेक्शन में अलाइन होते हैं जिस डायरेक्शन में फील्ड होती है, बहुत स्ट्रांगली अलाइन होते हैं, जिसको डोमेन्स कहा जाता है। डाइपोल्स के कॉम्बिनेशन को डोमेन्स बोला जाता है, बहुत स्ट्रांगली अलाइन होते हैं, वैल्यूज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है ना। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी चाई की वैल्यू भी डिक्रीज होती रहती है। अब मैंने आपको कहा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है या एक्सेसिव फॉर्म है, ठीक है ना। लार्ज क्वांटिटी में पैरामैग्नेटिज्म है। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका भी इफेक्ट कम होगा ना, होगा होगा होगा, और टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाया, इनका इफेक्ट कम होता गया। एक टेम्परेचर ऐसा आया जहां पे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इतनी कम रह गई कि ये पैरामैग्नेट बन गया। एक टेम्परेचर ऐसा आया जिसमें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इतनी कम रह गई कि ये क्या बन गया? पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन गया। भाई बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो फेरोमैग्नेटिक, बहुत कम प्रॉपर्टीज हैं तो पैरामैग्नेटिक। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो गई? कम हो गई। तो कम हो गई तो एक टेम्परेचर ऐसा आया जहां पे इसकी वैल्यू बहुत कम रह गई, और तब ये किस में कन्वर्ट हो गया? पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। इस टेम्परेचर को बोला जाता है क्यूरीज टेम्परेचर। देखो क्या लिखा हुआ है, द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, उस टेम्परेचर को हम क्यूरीज टेम्परेचर कहते हैं। इसके बाद देखो ग्राफ, जैसा ग्राफ आपको पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए दिख रहा है ना, वैसा ही ग्राफ आपको यहां पे टीसी के बाद दिखेगा, ठीक है ना। एट टी ग्रेटर देन टीसी मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक। अगर टेम्परेचर टीसी से ज्यादा हो जाए तो मटेरियल पैरामैग्नेटिक है। मटेरियल कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। टेम्परेचर अगर टीसी से ज्यादा कर दें तो मटेरियल पैरामैग्नेटिक है। ग्राफ भी वैसा ही है, ग्राफ भी वैसा ही है। इन पैरामैग्नेटिक फेज, इन पैरामैग्नेटिक फेज चाई की वैल्यू C बाय टी माइनस टीसी होती है। म्यू नॉट वगैरह यहां पे नहीं लिखा जाता, C बाय टी माइनस टीसी होती है। टी जो भी आपका टेम्परेचर हो, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, और टीसी वो टेम्परेचर होगा जो क्यूरीज होगा, ठीक है ना। क्यूरी टेम्परेचर, टीसी वो टेम्परेचर होगा जो क्यूरी टेम्परेचर है। तो वहां पे आता था बाय टी, यहां पे आता है टी माइनस टीसी, यहां पे आता है टी माइनस टीसी, ठीक है ना।
होता टेम्परेचर के साथ ये भी कम है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे चाय की वैल्यू कम होगी, लेकिन यहां पे जब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है उसके बाद की बात है ये यहां से लेकर के है ये फॉर्मूला, यहां से लेकर के यहां तक जब ये पैरामैग्नेटिक बन गया तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे चाय की वैल्यू कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे चाय की वैल्यू कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे चाय की वैल्यू कम होगी। समझ गए? बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो गया, फेरो से पैरा बन गया। उस टेम्परेचर को क्यूरीज टेम्परेचर कहा जाता है। अगर आप उससे ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा, ग्राफ पैरामैग्नेटिज्म वाला बनेगा। उससे पहले ग्राफ ऐसा बनेगा, होगा डिक्रीज ही होगा, उससे पहले भी डिक्रीज। और पैरामैग्नेटिक फेज में जो इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं वो C डिवाइडेड बाई T माइनस TC होगा। ठीक है जी, वो C डिवाइडेड बाई T माइनस TC। और यहां पे हमारे पास जो फॉर्मूला उसके लिए बन रहा है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए बन रहा है, पहले पैरो की अगर हम बात ना करें तो वो C म्यू नॉट बाय T है, और यहां पे C बाय T माइनस TC है। ठीक है जी, तो इस बात का आपको ख्याल यहां पे रखना है कि पैरा, डाया और फेरो के लिए ग्राफ, पैरा के लिए डिक्रीज होता है, सिंपल ग्राफ बनता है। ठीक है जी, C म्यू नॉट बाय T। डाया के लिए डिपेंड ही नहीं करता टेम्परेचर पे, फेरो के लिए भी डिक्रीज करता है। ठीक है ना, लेकिन ग्राफ अलग तरीके का बनता है और एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहां पे वो फेरो से पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? बहुत अच्छे। अमंग विच, क्वेश्चन है 2001 में आया था, पढ़ लो क्वेश्चन को, मैं फिर यहां पे बताऊंगा आपको, लिख लिया करो भैया। बहुत देखो यहां पे क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में लिखने का टाइम देने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आप पॉज करके लिख ही सकते हो। ठीक है ना, अगर आप साथ साथ लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, नहीं तो आप पॉज करके लिख लो। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में लिखने का टाइम देने का कोई सेंस नहीं। ठीक है जी, हाँ, तो इसीलिए मैं देता नहीं हूं, अगर किसी के मन में ख्याल आए तो भी, फिर भी नहीं दूंगा। इसको देखो, पॉज करो, लिख लो, सॉल्व करो। सॉल्व क्या करना है, बस बता दो। Among which the magnetic susceptibility does not depend on the temperature। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होती है? चाई। क्या होती है? चाई ही तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है। चाई, चाय नहीं, चाई, चाई, चाई। किस पे? टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। किस मटेरियल में? डायामैग्नेटिज्म में। ठीक है जी, आगे आओ, इसको पढ़ो। 2008 और 2006 में आया था। क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है? देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई, थ्योरेटिकल है। न्यूमेरिकल भी आएंगे, अभी करवाऊंगा, लेकिन अभी थ्योरेटिकल है। देखो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकम फेरोमैग्नेटिक, क्यूरीज टेम्परेचर से अबव फेरोमैग्नेटिक बिकम डायामैग्नेटिक, फेरो बिकम पैरा, यही तो है। फेरो बिकम पैरा, फेरो से पैरा बन जाता है, फेरो से पैरा, फायरो से पैरा, फायरो से पैरा। अगले सवाल पे आ जाओ, अगले सवाल पे। पैरामैग्नेटिक सैंपल शोज अ नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ 8 एम्पियर पर मीटर। ये नेट मैग्नेटाइजेशन 8 एम्पियर पर मीटर का शो कर रहा है when placed in an external field of 0.6 टेस्ला at a temperature of 4 केल्विन। देखो यार, ये I की वैल्यू दी हुई है। मैं पहले ना क्वेश्चन को पढ़ो, पहले पॉज करो, सॉल्व करो, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना। मैं साइड हो चुका हूं। ओके, रिलैक्स करो। आ गया अब मैं वापस, रिलैक्स हो गए, वापस आ गया, क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक, पैरामैग्नेटिक सैंपल शोज अ नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ 8 एम्पियर पर मीटर। इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन शो हुआ है 8 एम्पियर पर मीटर का। ठीक, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 0.6 टेस्ला। इसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड 0.6 टेस्ला वाली लगाई गई है। टेम्परेचर 4 केल्विन है। When the same sample is placed in an external field of 0.2 टेस्ला। अब इसी सैंपल को, ठीक है ना,
एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दी, ये B01, इसको B01 कह देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दी B02, कितनी हो गई 0.2 टेस्ला, फील्ड कम लगा दी। टेम्परेचर 16 केल्विन कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसको T1 बोल देते हैं, इसको टेम्परेचर T2 बोल देते हैं, 16 केल्विन। द मैग्नेटाइजेशन विल बी, तो इसको I1 बोल देते हैं, I2 इन्होंने पूछा हुआ है। पास, फील्ड कम कर दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, फील्ड कम कर दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया। एक बात समझो, ये फॉर्मूला याद है, बस यही तो बात है। तो I इज प्रोपोर्शनल टू B0 बाई टी, फील्ड बढ़ानी है, टेम्परेचर कम करना है, तब फील्ड मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है। हमने क्या किया है, ध्यान से सुनो, हमने फील्ड को घटा दिया, फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी हम फील्ड लगाएंगे, भाई आप खुद सोचो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे आप जितनी एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे उतने उसके डाइपोल उसकी डायरेक्शन में अलाइन होंगे, उतने ज्यादा अलाइन होंगे। अगर पहले कम अलाइन थे, अगर मैंने फील्ड बढ़ा दी तो ज्यादा डाइपोल्स अलाइन होंगे। मोर फील्ड B0, तो मोर डाइपोल्स का अलाइन होगा, ज्यादा डाइपोल्स अलाइन होंगे, ज्यादा डाइपोल्स अलाइन होंगे तो I बढ़ेगा, ठीक है ना, I क्या होगा, इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात। और टेम्परेचर बढ़ाने से I कम होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक सैंपल ही उन्होंने बोला हुआ। बहुत आसान है। एक बात तो कंफर्म है, फील्ड कम हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, ऊपर वाली चीज कम हो गई, नीचे वाली चीज बढ़ गई, तो ओवरऑल I की वैल्यू कम हो जाएगी, ओवरऑल I की वैल्यू 8 से कम आएगी, ठीक है ना। सारे ही ऑप्शन जो है, मतलब इसको छोड़ के 32/3 ये 10.6 आ गया समथिंग, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। फील्ड कम होगी, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है ना, ये बात तो मुझे पहले ही करने से कंफर्म है कि I2 I1 से कम आएगा, ठीक है जी। तो 2/3 6 या 2.4 जो भी होगा 8 से कम होगा, सिंपल सी बात है। I2/I1 रेशो कर दो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे लिखो B02 बाई B01, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर में T1/T2 लिखो, टेम्परेचर में T1/T2 लिखो, ठीक है जी। उल्टा टेम्परेचर के लिए क्या लिखोगे, उल्टा, बस। I2 I1 कितना 8, B02 0.2, B01 0.6, टेम्परेचर जो है वो 4 है, और टेम्परेचर T2 जो है वो 16 है, ठीक है जी। ये 3 पे कट गया, ये 4 पे कट गया, I2/8 इज इक्वल्स टू 1/12, तो I2 इज इक्वल्स टू 8/12, 2 और 3, 2/3 एम्पियर पर मीटर, 2/3 एम्पियर पर मीटर, खत्म हो गया सब। 1/12 हो गया बेटा, ये I2/I1 का रेशो 1/12 आ गया, I2/I1 का रेशो 1/12 आ गया, सीधा सवाल। हुआ क्या है आप खुद समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पहले 0.6 थी, उससे 0.2 हो गई, जो टेम्परेचर है वो 4 केल्विन से 16 केल्विन हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है, फील्ड तो 1/3 रह गई, और टेम्परेचर टेम्परेचर 40 हो गया, 4 गुना हो गया, फील्ड 1/3 रह गई, तो I होता है CB0/T। देखो फटाफट करना हो, ठीक है ना, TB स्पेशल बता रहा हूं, अगर आपको फटाफट करना है तो देखो हुआ क्या है, C तो वही है, मैग्नेटिक फील्ड 1/3 रह गई और टेम्परेचर 4 गुना हो गया, तो ये CB0/12T, ठीक है ना। बाकी सब तो वही है, तो बाकी की वैल्यू 8 है, तो 8/12 यानी कि 2/3, यानी कि जो भी पहले वाली वैल्यू थी उसको 12 से डिवाइड करना, बस। ये 1/3 रह गई, ये 4 गुना हो गया, ध्यान से देख लो, ठीक है ना।
तो ऐसे रेशो वेशो करने की कोई जरूरत नहीं है, करना चाहो कर लो, आपकी मर्जी है, आप ऐसे करना चाहो ऐसे करो, एक ही बात है, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस इन दिस। क्लियर है? बहुत अच्छे, क्लियर होना चाहिए भाई। हाँ जी, susceptibility of a substance at 300 Kelvin is -0.00002. इस susceptibility at 600 Kelvin is, बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, पहले पॉज कर लो, कर लिया? मैं यही हूं, क्योंकि क्वेश्चन पूरा आपको दिख रहा है तो मैं साइड पे नहीं हूंगा, वैसे भी मेरी हाइट छोटी है तो आपको क्वेश्चन तो दिखेगा ही। ससेप्टेबिलिटी दे रखी है 300 केल्विन पे, बहुत सारे बच्चे ये लगा देंगे कि टेम्परेचर बढ़ा दिया ससेप्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ना, गलत बेटा, नेगेटिव है ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव है, मींस मटेरियल डायामैग्नेटिक है, मटेरियल पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो डायामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती, चाहे 300 केल्विन हो चाहे 600 केल्विन हो, यही रहेगी। देख लो, यस, चाहे 300 केल्विन हो चाहे 600 केल्विन हो, वही वैल्यू रहेगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भैया आपको। अगला सवाल पढ़ लो, पॉज करो, सॉल्व करो। हाँ जी, सवाल क्या है देख लीजिए, सवाल क्या है देख लीजिए, इतने मैं पानी पी लेता हूं यार, सवाल देखो। A paramagnetic substance of susceptibility 3 into 10 की पावर -4 and in a magnetizing field of 4 into 10 की पावर -4 एम्पियर पर मीटर, then the intensity of magnetization in the units एम्पियर पर मीटर। देखो यार, susceptibility की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो 4 into 10 की पावर -4 एम्पियर पर मीटर है, तो आई की वैल्यू एम्पियर पर मीटर में पूछी गई है। बहुत आसान है भाई, चाई की वैल्यू होती है आई बाई एच, तो आई हो जाएगा चाई इंटू एच, आई हो जाएगा चाई इंटू एच, चाई कितना है ये और एच कितना है 3 इंटू 10 की पावर -4 और एच की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -4, आंसर है 12 इंटू 10 की पावर -8 एम्पियर पर मीटर। ये रहा आंसर, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो भाई, आई इज इक्वल टू चाई एच, खत्म। ठीक है जी, नोट डाल के एक बात लिखिएगा जो अभी अभी मेरे को याद आई, कुछ बुक्स के अंदर, घबराना मत, इन सम बुक्स I is written as M, जो हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाला सिंबल यूज करते हैं ना, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम कैपिटल M से लिखते हैं, ठीक है ना, मैं लिखता हूं, तो कुछ बुक्स के अंदर I को M लिखा हुआ है, तो घबराना मत, ठीक है ना, तो घबराना मत, तो वो भी सेम ही बात है, मतलब कुछ बुक्स के अंदर M इज इक्वल टू म्यू नॉट बी नॉट बाई टी लिखा होगा, ठीक है ना, तो वो भी सेम ही बात है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पे सी बी नॉट बाई टी है, सॉरी यहां पे सी है भाई, ठीक है ना, सी बी नॉट बाई टी, तो यहां पे भी सी बी नॉट बाई टी है, एम की वैल्यू, और वो आई ही है, आई ही है, जैसे हम आई को लिखते हैं सी बी नॉट बाई टी, वैसे ही हम उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बस सिंबल अलग है कुछ बुक्स के अंदर, तो मैं इसलिए बताया मैंने, घबरा मत जाना, एनसीईआरटी के अंदर भी यही सिंबल है, एनसीईआरटी के अंदर ये सिंबल लिया गया है, ठीक, बस काम की बात थी, बता दी मैंने। अगले सवाल पे आ जाओ, ठीक है ना, अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखो अगला सवाल जो यहां पे लिखा हुआ है, फॉर अ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ 2 into 10 की पावर 3 एम्पियर पर मीटर एल्यूमिनियम एक्वायर्स एट 280 केल्विन
एन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 4.8 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर पर मीटर। फाइंड ससेप्टिबिलिटी एट 280 केल्विन। देखो यार, पहला पार्ट देखो, आपको क्या दिया है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर पर मीटर। एल्यूमिनियम एक्वायर्स एट टेम्परेचर 280 केल्विन। 280 केल्विन में एल्यूमिनियम एक्वायर कर लेता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 4.8 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर पर मीटर। ठीक है जी, इतनी इंटेंसिटी वो एक्वायर कर लेता है। तो फाइंड ससेप्टिबिलिटी, 280 केल्विन पे ससेप्टिबिलिटी बताएं। ठीक है ना, ससेप्टिबिलिटी बताएं। और फिर उसके बाद टेम्परेचर को 320 कर दिया, तो नई ससेप्टिबिलिटी और नई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताएं। इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 320 केल्विन, व्हाट विल बी द न्यू ससेप्टिबिलिटी एंड न्यू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी कि नया टेम्परेचर और नई ससेप्टिबिलिटी निकालेंगे, नई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी निकालेंगे। इसको चेंज नहीं किया, ये फिक्स रहा। जो हमने लगाई, ये किसने लगाई, हमने लगाई। हमने जो चीज लगाई वो फिक्स रखी है हमने। ठीक, अब चाई की वैल्यू क्या होती है, I/H, तो I1/H लिख दूं यहां पे मैं, H तो सेम है। ठीक है ना, H में कोई डिफरेंस नहीं। तो 4.8 इंटू 10 की पावर -2 बाय H 2 इंटू 10 की पावर 3, तो ये बन जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -5। यूनिट कोई नहीं होते, यही वैल्यू है चाई की। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि अगर मैंने टेम्परेचर 320 केल्विन कर दिया तो नई ससेप्टिबिलिटी क्या होगी। ससेप्टिबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। तो chi2 बाई chi1 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2। ठीक है ना, तो chi2 बाई chi1 T1 बाई T2। ये तो टेम्परेचर भला हो इनका कि इन्होंने केल्विन में दे रखे हैं, अगर ना दे रखे हो तो आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो 280 और 320। एक बात तो कंफर्म है, टेम्परेचर बढ़ा दिया है भाई हमने, तो चाई की वैल्यू कम होगी। ठीक है ना, 280 बाई 320 7/8 पे कटेंगे ये, तो chi2 जो है वो 7 chi1 बाई 8 आएगा। तो chi1 की वैल्यू है 2.4 इंटू 10 की पावर -5। ठीक, 8 से 24 कटेगा 3 पे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 0.3। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2.5 इंटू 10 की पावर -5। ये हमारे पास chi2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ये हमारे पास chi1 की वैल्यू है, इसको chi1 बोल देते और इसको chi2 बोल देते। chi2 नई ससेप्टिबिलिटी। और क्या पूछा है, नई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी पूछा है। ठीक है ना, नई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी पूछा है। अब chi2 क्या होगा, I2 बाई H, H तो सेम है, तो I2 हमें निकालना है तो वो chi2 इंटू H होगा। सिंपल, वो chi2 इंटू H हो जाएगा। chi2 कितना है, 2.1 इंटू 10 की पावर -5, और H की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर 3। तो 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4.2 और इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर पर मीटर, है ना। ये 10 की पावर -5 है, ये 3 है, तो 10 की पावर -2 बचेगी। तो 4.8 था पहले, अब 4.2 इंटू 10 की पावर -2 हो गया। खत्म। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है। सिंपल सिंपल शब्दों में ये चीज हमने निकाल दी। या फिर ये वाला पार्ट आप टीबी स्पेशल से भी कर सकते हो। टीबी स्पेशल फॉर I2, अगर आपको I2 निकालना है, याद करो ये भी तो फॉर्मूला है भाई। अगर आप चाई को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कह सकते हो, तो आई भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। आई क्या है, CB0/T, और चाई क्या है, CμO/T। दोनों ही टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं,
तो I2/I1 T1/T2 में डायरेक्ट लगा सकता था। 280/320 7/8 I2 इज इक्वल्स टू 7I1/8। I1 कितना है 4.8 इंटू 10 की पावर -2, 4.8 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, 8 6 48, तो 7 इंटू 6 4.2 इंटू 10 की पावर -2, सीधा आ गया। ऐसे भी आ गया। देखो क्या किया मैंने, पहले तो इन्होंने पूछा कि 280 केल्विन पे ये वैल्यूज हैं, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये आ गया। फिर पूछा कि 320 केल्विन पे चाय की वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लगा दिया, खत्म। फिर मैंने कहा कि अब नई आई की वैल्यू बतानी है, तो नई चाय की वैल्यू को एच से मल्टीप्लाई कर दिया, एच तो फिक्स है, ठीक है ना, आ गया आंसर। फिर मुझे ये भी याद आया कि डायरेक्ट आई भी तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसके लिए भी तो लगा सकते हैं। अगर मैं चाय के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लगा सकता हूं, तो वो मैं आई के लिए भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लगा सकता हूं, तो उसके लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं है। एक ही बात है, ये बात का ध्यान रखेंगे। अलग अलग तरीकों से, दो अलग अलग तरीकों से मैंने इस सवाल को आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो ये पूरी कहानी हुई टेम्परेचर के वेरिएशन की, ये पूरी कहानी टेम्परेचर के वेरिएशन पे चली है भैया, ठीक है ना, टेम्परेचर के वेरिएशन पे, कि टेम्परेचर की वजह से मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है और मटेरियल्स की मैग्नेटाइजेशन पे क्या फर्क पड़ता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, क्योंकि एल्यूमिनियम है यहां पे, ये फॉर्मूले क्यों लगाए, अगर किसी को यहां पे दिक्कत हो रही हो तो बेटा ये देख लो कि ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। और किसी को अगर शक हो तो भैया इसकी आई की वैल्यू देख लो, चाई की वैल्यू देख लो, बहुत कम है, बहुत कम है, स्लाइटली पॉजिटिव है, आप देख रहे हो स्लाइटली पॉजिटिव है। तो देयरफॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, कई बार आपसे पूछ भी सकते हैं, कई बार आपको क्वेश्चन में देंगे नहीं कि ये एल्यूमिनियम है, वैसे तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक होता है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। लेकिन अगर नहीं पता तो आप चाई की वैल्यू निकाल के देख लो, अगर चाई की वैल्यू स्लाइटली पॉजिटिव है ना, और बहुत छोटी वैल्यू है ये, तो स्लाइटली पॉजिटिव है, इसका मतलब जीरो से हल्की सी ज्यादा है, समझ पा रहे हो, स्लाइटली पॉजिटिव, तो देयरफॉर कैसा मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक। ये बात भी आप पता कर सकते हो। चलो भैया, अब हम आई एच कर्व ड्रॉ करेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए आई एच कर्व कैसी बनेगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो आई एच कर्व बनेगी उसको देखो। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है ना, चाई जो होता है वो I/H होता है, इसके लिए चाई जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, स्लाइटली पॉजिटिव होता है। तो I इज इक्वल्स टू चाई इंटू एच, तो I इज प्रोपोर्शनल टू H। ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा भाई, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है ना, और ये चाई पॉजिटिव होता है, चाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तो इसकी स्लोप पॉजिटिव ऐसे बनेगी, पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव में, ठीक है ना, वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होगी, ये ग्राफ मतलब आप ये मान लो कि इसकी स्लोप ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। ये देखो I इज इक्वल्स टू चाई एच, इसको कंपेयर करो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, y एक्सिस में I हो गया, x एक्सिस में चाई हो गया, तो स्लोप जो है वो आपको चाई बताएगी, स्लोप जो है वो आपको क्या बताएगी, चाई, और स्लोप जो है इसकी स्लाइटली पॉजिटिव होती है, इसकी जो स्लोप है इस ग्राफ की वो स्लाइटली पॉजिटिव होगी, और इंटरसेप्ट जीरो है, इंटरसेप्ट जीरो होने का मतलब है कि ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कोई स्लोप नहीं है भाई, स्लोप स्लाइटली पॉजिटिव। कोई ऐसे नहीं बना देना, ये ग्राफ बहुत ज्यादा ऐसे नहीं दिखा देना,
स्लोप बड़ी कम होगी भैया, ठीक है ना, स्लोप बड़ी कम होगी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। आई और एच के बीच कौन सा मटेरियल? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, क्लियर है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, प्रोपोर्शनल टू एच। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए आई और एच के बीच का ग्राफ उल्टा बन जाता है, क्योंकि उसके लिए आई इज इक्वल टू चाई एच, ये नेगेटिव होता है, तो स्लोप नेगेटिव होती है। इस केस में जो स्लोप होती है वो नेगेटिव होती है भाई, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। शुरुआत तो जीरो से ही होती है, ठीक है ना, शुरुआत तो जीरो से ही होती है। अगर एच जीरो है तो आई जीरो है, ठीक है ना, एच जीरो है तो आई जीरो है। इस केस में भी अगर एच जीरो है तो आई जीरो है, लेकिन यहां पे स्लोप पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर ग्राफ सीधा सीधा नहीं होता, ग्राफ सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर यह ग्राफ हिस्टेरिसिस कर्व का रूप धारण कर लेता है, यह ग्राफ हिस्टेरिसिस कर्व का रूप धारण कर लेता है। हिस्टेरिसिस कर्व क्या होती है? हिस्टेरिसिस कर्व अभी हम बनाएंगे, उस कर्व को बोलेंगे। यह कर्व सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए होती है, उस कर्व को हिस्टेरिसिस कर्व कहा जाता है। हिस्टेरिसिस कर्व क्या होती है इसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है ना, किस तरीके से बनती है वो भी समझेंगे। बेसिकली कर्व है कुछ नहीं, आई और एच के बीच का ग्राफ है, आई और एच के बीच का ग्राफ है भाई, इसे आई और एच के बीच का ग्राफ कह लो, या फिर आप इसे, अभी बता रहा हूं मैं, इसे आई या एच के बीच का ग्राफ कह लो, या फिर आपको पता है कि जो एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं वो तो म्यू नॉट इंटू एच होती है, और जो उसके अंदर फील्ड डेवलप होती है उसको म्यू नॉट इंटू आई बोलते हैं। तो सेम तरीके का ग्राफ, क्योंकि जो फील्ड इसके अंदर डेवलप हुई वो आई के ही प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना, फील्ड डेवलप्ड इनसाइड मटेरियल, जो इसके अंदर फील्ड डेवलप होती है वो बी एम है, तो ये प्रोपोर्शनल टू आई होती है, ठीक है ना, तो इसके लिए ग्राफ बी एम का भी बनाया जा सकता है। सिमिलरली एच की जगह पे यहां पे बी नॉट भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ठीक। लेकिन जनरली बुक्स में बस ऐसे लिखा जाता है, एच के साथ आई और बी एम का ग्राफ बनाया जाता है। इस ग्राफ को समझने के लिए, इस ग्राफ को पढ़ने के लिए हमें उसी चीज पे वापस जाना पड़ेगा। कैस पे? हमें सोलेनॉइड की एग्जांपल पे वापस जाना पड़ेगा। सोलेनॉइड के अंदर हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख रहे हैं। इस बार सोलेनॉइड के अंदर हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन नहीं होता, यह ग्राफ कर्व्ड होता है। ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है इस तरीके से। इस पॉइंट को ओ बोल देते हैं, ओ से शुरू हुआ है, और जहां पे ये ग्राफ अभी तक बना है इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, ठीक है ना, ओ से ए, ओ से ए। ये कौन सा पॉइंट है और ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। तो इसके लिए ग्राफ आई एच कर्व नॉट अ स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो ये नोट करिएगा कि इसके बीच का जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, इतना सीधा सीधा ग्राफ नहीं आएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है, सीधा सीधा ग्राफ नहीं बना सकते। होता क्या है अब सुनो, एच जो हमने फील्ड लगाई, एच जो हमने फील्ड लगाई, हमने जो फील्ड लगाई वो बी नॉट है, और बी नॉट होता है म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है ना, और एच होता है एन आई, एच होता है एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, ठीक है ना। करंट इसमें आया ना, करंट इसमें, करंट जब हमने फ्लो करवाया सोलेनॉइड में तभी तो उसकी फील्ड आई,
और उसकी वजह से अंदर भी इसमें मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो गया, तो दैट इज म्यू नॉट इंटू आई। ठीक, अंदर भी इसमें मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो गया। अब होता क्या है वो समझो। जैसे ही हमने फील्ड लगाई, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन बहुत होता है, बहुत ज्यादा। तो जैसे जैसे हम फील्ड एच की वैल्यू बढ़ाते गए, जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते गए, ध्यान से सुनना, अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं तो एच की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि एच एन आई के बराबर होता है। एच की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब बी नॉट की वैल्यू बढ़ रही है। यानी कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड बढ़ा रहे हैं, बी नॉट क्या है, एक्सटर्नल फील्ड, जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है। एच बढ़ाने से आई बढ़ेगा। एच बढ़ा रहे हैं, एच जो हम लगा रहे हैं, आई जो उसके अंदर डेवलप हो रहा है, बी नॉट जो हम लगा रहे हैं, बी एम जो उसके अंदर डेवलप हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, बात एक ही है। ठीक है ना, ओके, बस अलग अलग तरीके हैं कहने के। हमने एच को बढ़ाया तो आई भी बढ़ा, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये ग्राफ ऑलमोस्ट सेचुरेट हो जाएगा। ये देखो, उसके बाद ऑलमोस्ट ग्राफ सीधा हो गया, उसके बाद ग्राफ ऑलमोस्ट सीधा हो गया, यानी कि ग्राफ बढ़ नहीं रहा। इसके बाद भी अगर आप बनाओगे ना तो ये ग्राफ सीधा 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 ऐसे चलता रहेगा, लगभग सीधा हो जाएगा ग्राफ। इसको कहते हैं कि ये ग्राफ यहां पे सेचुरेट हो गया। सेचुरेट होने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, एच की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। इसके बाद हम ग्राफ को कहते हैं कि वो सेचुरेट हो गया। भाई जो सारे डोमेन्स हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। जिस डायरेक्शन में हमने फील्ड लगाई, या फिर हम कहें कि हमने एच लगाया, उसी डायरेक्शन में सारे डोमेन्स अलाइन हो गए। ठीक है ना, तो इसके बाद इस पॉइंट का, इसका क्या आ गया, सेचुरेशन आ गया। उसके बाद आई और नहीं बढ़ेगा, उसके बाद आई और नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं, व्हेन ऑल डाइपोल्स या ऑल डोमेन्स, क्योंकि इसमें डोमेन थ्योरी होती है, डोमेन्स अलाइन इन डायरेक्शन ऑफ बी नॉट और एच, वैल्यू ऑफ आई बिकम्स कांस्टेंट। इसके बाद आई की वैल्यू नहीं बढ़ती, इसके बाद आई की वैल्यू नहीं बढ़ती, बिकम्स कांस्टेंट, यानी कि वो सेचुरेट हो जाती है। सेचुरेट का मतलब कि अब और नहीं हो सकती, बढ़ सकती। जैसे हमने खाना खा के, हम बहुत ज्यादा खाना खा के एकदम तृप्त हो जाते हैं, चीज बस्ट पिज्जा खा के एकदम तृप्त हो जाते हैं, सेचुरेट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आई की वैल्यू क्या बन जाती है, कांस्टेंट बन जाती है। आई की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। भाई क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इसके बाद और नहीं बढ़ती, क्योंकि सारे डोमेन्स जब उस डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तब और क्या बढ़ेगी, इससे ज्यादा क्या बढ़ाओगे, समझ गए, ओके। अब होता क्या है, जब आप एच की वैल्यू बढ़ाते हो तो आई बढ़ता है। ठीक है ना, सिमिलरली यहां पे भी यही होता है। आपने एच की वैल्यू बढ़ाई, आई बढ़ गया, एच की वैल्यू कम की, आई कम हो गया। एच की वैल्यू बढ़ाई, ग्राफ ऐसे जाएगा, एच की वैल्यू कम की, ग्राफ ऐसे आ जाएगा, बढ़ाई ग्राफ ऐसे जाएगा, कम की ग्राफ ऐसे आ जाएगा, उसी लाइन पे वापस, ऐसे गया उसी रास्ते से 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 वापस। इसमें भी ऐसे गया उसी रास्ते से वापस, ऐसे गया उसी रास्ते से वापस। इसमें ऐसा नहीं होता, ऐसे गया तो जरूर है लेकिन इस रास्ते से वापस नहीं आएगा। जब हम एच की वैल्यू कम करेंगे ना, जब हम एच की वैल्यू कम करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे वापस आएगा। अभी यहां तक बनाया मैंने, ये ग्राफ ऐसे वापस आएगा, इस तरीके से। ऐसे गया तो है लेकिन ऐसे वापस नहीं आएगा, ऐसे वापस आएगा। यानी कि जब हमने h की वैल्यू 0 कर दी, इस पॉइंट पे h की वैल्यू 0 है,
तब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ आई की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्रेजेंट है। और जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बच जाती है, ये बी पॉइंट इसको नाम दे देते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बच जाती है उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। मैग्नेटिक फील्ड जो बच जाती है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत क्लियर। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है। इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तब आएंगी जब हम सोलेनॉइड में करंट फ्लो करवाएंगे, तब इस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन होगा। जब हम सोलेनॉइड में करंट फ्लो करवाएंगे तब इस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन होगा, इसके अंदर तब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी। बात समझ पा रहे हो? तो इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो तब आ रही हैं जब हम इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं, करंट फ्लो करवा रहे हैं तब आ रही हैं भाई। लेकिन हुआ क्या, जब हम करंट जीरो कर देंगे, अब यहां पे देखो एच की वैल्यू जीरो है भाई, इस पॉइंट पे एच तो नहीं है ना कोई, एच की वैल्यू तो जीरो है, सिर्फ आई है यहां पे या बी एम है। एच की वैल्यू जीरो करने का मतलब क्या है? करंट जीरो, बट कैपिटल आई जीरो नहीं है एंड बी एम जीरो नहीं है। जब हमने एच की वैल्यू जीरो करी, यानी कि हमने बाहर की मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा दी, बाहर की मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा दी, लेकिन कैपिटल आई जीरो नहीं हुआ। नेट जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो जीरो नहीं हुई। थोड़ा सा उधर लिखता हूं ताकि ग्राफ बनाने के लिए स्पेस बचे हमारे पास। इसके अंदर का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं गई, यानी कि करंट हटाने के बावजूद इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बच गई। करंट हटाने के बावजूद इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बच गई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बच जाती है उसकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी अगले पेज पे लिखा भी हुआ है। ये लाइन में अभी आपको बाद में मतलब समझाऊंगा इसका पूरा, क्या। तो रिटेंटिविटी या इसको बोलते हैं रिमेनेंस। रिमेनेंस मतलब जो रिमेनिंग रह गई, या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, बात एक ही है। रेजिडुअल मतलब जो बचा खुचा मैग्नेटिज्म है। द मैग्नेटिक फील्ड विच रिमेन्स इन द मैग्नेटिक मटेरियल इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें रिमेन कर जाती है, इसको बी आर से डोनेट करेंगे। इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ करंट इन सोलेनॉइड, जब सोलेनॉइड में हमने करंट ही खत्म कर दिया तो इसमें मैग्नेटिज्म जीरो हो जाना चाहिए। बाकी मटेरियल्स में ऐसा हो रहा है, जब एच की वैल्यू जीरो है तो आई की वैल्यू जीरो हो गई है, इसी रास्ते से वापस आए, इसी रास्ते से वापस चला जाएगा। जब एच की वैल्यू बढ़ाएंगे करंट आई बढ़ेगा, एच की वैल्यू कम करेंगे आई कम हो जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ, यहां पे ऐसा नहीं हुआ भाई। एच की वैल्यू बढ़ाई तो आई बढ़ गया, स्ट्रेट लाइन को फॉलो भी नहीं किया, लेकिन जब एच की वैल्यू जीरो कर दी तो इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच गई। उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बच जाती है, इतनी बच गई देखो, उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्लियर? अच्छा, अब इस ग्राफ को और आगे ले जाओ, इस ग्राफ को और आगे ले जाओ। अब h की वैल्यू नेगेटिव कर दो भाई, इस पॉइंट के बाद से, ये देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद से h की वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे h की वैल्यू नेगेटिव में लगाने पे ये जीरो हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इस मेरे इस पॉइंट को जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस बात का मतलब समझिए। अगले पेज पे मैं आपको लेके चलता हूं इस बात को समझाने के लिए। भाई
सोलेनॉइड वोलेनॉइड नहीं बना रहा, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। हमने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई या H इस डायरेक्शन में लगाया, इससे I इस डायरेक्शन में आया, ठीक है ना, या फिर मैं कहूं BM इस डायरेक्शन में आया। अब मैंने इसको जीरो कर दिया, फिर भी I कुछ इस डायरेक्शन में बचा रह गया, ये पहला स्टेप है। अब मैंने B0 को जीरो कर दिया, लेकिन फिर भी इसमें I रिमेनिंग है या BM रिमेनिंग है। अब मुझे इसको जीरो करना है, इस डायरेक्शन में बचा हुआ है, इस डायरेक्शन में अभी मैग्नेटिक फील्ड बची हुई है। तो मैं क्या करूंगा, सोलेनॉइड का करंट उल्टा कर दूंगा। सोलेनॉइड में करंट पहले ऐसे दिखाया है, ये देखो ऐसे दिखाया है, अब मैं सोलेनॉइड में करंट ऐसे दिखा देता हूं। इससे क्या होगा, जो भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो अब उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगी। अब मेरा B0 या H उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा। अब H की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, अब H की वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी। तो ये नेगेटिव की वैल्यू एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब इस पॉजिटिव वाले I को क्या करेगी, कैंसिल करेगी। भैया अब देखो ध्यान से सुनना, अब मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर पहले से ही इस तरफ फील्ड प्रेजेंट है, इसकी इस तरफ वाली फील्ड को कैंसिल करना है, तो मुझे इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी एक्सटर्नल, ताकि इस तरफ वाली फील्ड को कैंसिल करूं इस तरफ की फील्ड से। समझ पा रहे हो भाई, ध्यान से सुनो, इसके अंदर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही प्रेजेंट है। अगर मुझे इसको कैंसिल करना है तो मुझे एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। तो वो कितनी वैल्यू नेगेटिव में लगानी पड़ेगी, ये वैल्यू नेगेटिव में इस तरफ, क्योंकि इस तरफ को मैंने पॉजिटिव माना है मैंने, तो इस तरफ मुझे कितनी नेगेटिव में लगानी पड़ेगी ताकि मैं ओवरऑल इसको जीरो कर दूं। ये देखो इस पॉइंट पे आपको जो I या BM की वैल्यू जो है वो जीरो मिल रही, ठीक है ना। तो आप यहां पे लिखेगा, ये जगह बना के मैं यहां पे लिखता हूं, एट पॉइंट C पॉइंट पे H की वैल्यू नेगेटिव है या I या BM की वैल्यू जीरो है, नेट मैग्नेटाइजेशन उसमें जीरो हो गया, ठीक है ना। जिस H की वैल्यू पे ऐसा होता है उस पॉइंट को बोलते हैं कोएर्सिविटी, उस पॉइंट को बोलते हैं कोएर्सिविटी, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। द मिनिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ H एट विच द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल वेनिशेस का मतलब जीरो, जहां पे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो हो जाता है, इतना बचा हुआ था ना, अब ये जीरो हो गया। इस पॉइंट पे H की वैल्यू तो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव H में आ गए, उल्टा करंट लगाना शुरू कर दिया, उल्टा करंट शुरू कर दिया लगाना, तो H की वैल्यू नेगेटिव हो गई, ठीक है ना। यहां पे ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया भाई। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म खत्म हो गया उल्टा करंट लगाने से। समझ गए, समझ गए, ठीक है ना। क्लियर होनी चाहिए बात, क्लियर होनी चाहिए, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक। अब और नेगेटिव लगाओगे तो और नेगेटिव में जाता चला जाएगा ग्राफ। सिमिलरली फिर पॉजिटिव करना शुरू करोगे, इससे फिर बढ़ाना शुरू करोगे, फिर ये ऐसे चला जाएगा, फिर इधर पॉइंट्स आएंगे, फिर ऐसे चला जाएगा, इस तरीके से फिर ये ग्राफ ऐसे पहुंच जाए। अब आगे के पॉइंट्स को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, यहां से वापस मुड़ा, H की वैल्यू जीरो है, I और BM की वैल्यू जीरो नहीं है। इस पॉइंट पे H की वैल्यू नेगेटिव है, I या BM की वैल्यू जीरो है। फिर उसके बाद और नेगेटिव कर दिया, H की वैल्यू को और नेगेटिव कर दिया, फिर सैचुरेशन पॉइंट आ गया, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक पावर्स आनी शुरू हो जाएंगी। देखो अब यहां पे क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ है, ठीक है ना, इसके अंदर की, भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने लगाया, इसके अंदर की जो I या BM है वो जीरो हो गया, लेकिन अभी भी मैं और करंट बढ़ाते चला जा रहा हूं, और करंट बढ़ाता चला जा रहा हूं, ठीक है ना, मैं और बढ़ाता चला जा रहा हूं, B0 या H को इंक्रीज करता जा रहा हूं, नेगेटिव में और इंक्रीज कर रहा हूं,
तो अब जो है हमारे अंदर इस मटेरियल के अंदर Bm या I जो है वो भी नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है ना, ये ग्राफ नीचे पहुंच जाएगा, ये देखो ऊपर था ना, ऊपर वाला रीजन था, अब ये ग्राफ कहां पहुंच गया, नीचे, नेगेटिव में आ जाएगा। फिर उस तरफ ले जाओ, मतलब इस तरीके से चलता चला जाएगा, H पॉजिटिव, H नेगेटिव, H पॉजिटिव, H नेगेटिव, H पॉजिटिव, H नेगेटिव। इस कर्व को, ये जो चिड़िया बन रही है, ये जो चिड़िया बन रही है, इस कर्व को बोलते हैं हिस्टेरिसिस। इस कर्व को बोलते हैं हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस कर्व। ठीक है जी, कुछ नहीं किया, सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है कि मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड लगाई, पॉजिटिव डायरेक्शन में आई आ गया, H पॉजिटिव, I पॉजिटिव। मैंने H को जीरो किया, ठीक है ना, लेकिन I जीरो नहीं हुआ, कुछ बच गई फील्ड। फिर मैंने H की वैल्यू नेगेटिव करी, तो जिसकी वजह से इसके अंदर की फील्ड जीरो हो गई। ठीक है ना, फिर मैंने H को और नेगेटिव कर दिया, जिसके अंदर इसकी वजह से अंदर इसके अंदर भी फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में डेवलप हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप। ठीक है जी, क्लियर? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, जो चीजें यहां पे घटित हो रही हैं वो आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया। तो रिटेंटिविटी होती है मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें बच जाती है H की वैल्यू जीरो करने पे। मिनिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ H एट विच द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल वैनिशेस, जिसमें वो वैनिश हो जाता है, उसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। ये रिटेंटिविटी, ये कोएर्सिविटी। रिटेंटिविटी रेमेनेंस या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, एक ही बात है। द रिलेशन बिटवीन B एंड H इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इज कॉम्प्लेक्स। ये रिलेशन कॉम्प्लेक्स है। इट इज ऑफन नॉन लीनियर, नॉट लीनियर, लीनियर नहीं है ये ग्राफ, कर्व्ड ग्राफ है आपके सामने। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ द सैंपल। ये मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ द सैंपल पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ द सैंपल का क्या मतलब है यहां पे? मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ द सैंपल का मतलब है कि जिस मटेरियल की आप बात कर रहे हो उसमें पहले से कितना मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है। अगर तो आप इस पॉइंट से शुरू कर रहे हो, देखो इस पॉइंट से अगर आप ग्राफ को देखना शुरू कर रहे हो तो आप बोलोगे कि H की वैल्यू जीरो है तो I की वैल्यू भी जीरो होगी। अगर मटेरियल में एक बार भी, अगर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक बार भी किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर नहीं रखा तो उसके अंदर I जीरो होगा, क्योंकि H जीरो है। लेकिन अगर एक बार उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा है और आपको बोला गया कि H जीरो है तो I जीरो नहीं होगा, या तो उसके अंदर फील्ड जीरो नहीं होगी। समझ पा रहे हो? H की वैल्यू जीरो पे I जीरो भी हो सकता है और I की कुछ वैल्यू भी हो सकती है। यानी कि ये उसकी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका पास्ट क्या है। समझ पा रहे हो? हिस्ट्री क्या है या उसका पास्ट क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि अगर उसको पहले किसी फील्ड में रखा गया है और H की वैल्यू जीरो अब कर दी है तो उसकी फील्ड जीरो नहीं होगी, उसके अंदर मैग्नेटिज्म बचेगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर पहले से कोई मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर किसी, देखो हिस्ट्री ऑफ द मटेरियल का मतलब यह है कि अगर किसी मटेरियल को आप करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर रख रहे हो तो पहले यह चेक कर लो कि उसके अंदर पहले से मैग्नेटिज्म प्रेजेंट तो नहीं है, कहीं कहीं उसको पहले से मैग्नेटिक करंट के अंदर तो नहीं रखा गया है ना। वो बात देखनी जरूरी है, हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। हालांकि हिस्टेरिसिस का मतलब हिस्ट्री नहीं है, हिस्टेरिसिस का मतलब है लैगिंग बिहाइंड। यहां पे हिस्टेरिसिस का मतलब लिख देता हूं मैं। हिस्टेरिसिस का मतलब है लैगिंग बिहाइंड। लैगिंग बिहाइंड यानी कि पीछे रह जाना, पीछे रह जाना। इसका मतलब है कि I जो है वो H के पीछे रह गया। H तो जीरो हो गया लेकिन I जीरो नहीं हो। भाई H बढ़ा तो I बढ़ा, दोनों साथ साथ चले। H भी बढ़ता गया, I भी बढ़ता गया, दोनों बहुत खुश थे। लेकिन एकदम से फिर H जीरो हो गया, लेकिन I बेचारा जीरो नहीं हो पाया। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आप दो दोस्त हैं, साथ साथ चल रहे हैं,
ठीक है ना, उनमें से एक H है एक I है। एकदम से H ने अपनी डायरेक्शन बदल ली और भाग लिया, तो क्या I उसको पकड़ पाएगा? I उसको पकड़ पाएगा? नहीं, बेचारा पीछे रहे। इसी को कहते हैं लैगिंग बिहाइंड, कि H जो है वो तो आगे निकल गया भाई, H तो 0 हो गया, पहले H बढ़ा I भी बढ़ा, अब H 0 हो गया इस पॉइंट पे, लेकिन I 0 नहीं हो पाया। हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस को कहते हैं पीछे रह जाना, लैगिंग बिहाइंड। ये कर्व उस मटेरियल की हिस्ट्री पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, ये बात का ख्याल रखिए, क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पीता हूं पानी। हिस्टेरिसिस कर्व स्टडीड जनरली फॉर फेरोमैग्नेटिक, कुछ भी नहीं करना। परमानेंट मैग्नेट्स, हिस्टेरिसिस कर्व अभी जारी है, अभी मैं आगे अभी हिस्टेरिसिस कर्व की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले परमानेंट मैग्नेट्स की बात कर लेते हैं। सब्सटेंसेस विच एट रूम टेम्परेचर रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। देखो यार, दो टाइप के मैग्नेट्स आपने बचपन में पढ़े होंगे, एक परमानेंट मैग्नेट्स, एक टेम्परेरी मैग्नेट्स। टेम्परेरी मैग्नेट्स का दूसरा नाम होता था इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। सिंपल सी बात यह है कि जिन मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लंबे समय के लिए रहे, वो आज भी मैग्नेट है, कल भी मैग्नेट था, परसों भी मैग्नेट था, परसों भी रहेगा, बरसों तक रहेगा, परसों भी रहेगा, बरसों भी रहेगा, ठीक है जी। वो परमानेंट मैग्नेट है, जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती हैं हमेशा। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हमने करंट लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है ना। अभी जो हम हिस्टेरिसिस कर्व पढ़ रहे थे, हम करंट बढ़ा रहे हैं, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ रही हैं, हम करंट घटा रहे हैं, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज घट गई, कुछ रह गई, समझ पा रहे हो। तो सब्सटेंसेस एट विच रूम टेम्परेचर, विच एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय के लिए अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रख पाए, वो परमानेंट मैग्नेट बनने के लायक है। बचपन में आप पढ़ते थे परमानेंट मैग्नेट कैन बी मेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। वन कैन होल्ड अ आयरन रॉड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड हैमर इट रिपीटेडली। किसी भी आयरन रॉड को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख लो, मतलब जैसे इस तरफ अगर मान लो नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, तो मैं इस रॉड को ऐसे रख लूंगा नॉर्थ साउथ की तरफ। अगर इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, तो मैं इस रॉड को ऐसे रख लूंगा नॉर्थ साउथ की, समझ गए। नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन की तरफ रख लो और उस पर रिपीटेडली हैमर करो, थोड़ी से मारो मारो मारो, तो धीरे धीरे उसके डोमेन्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे उसके जो डोमेन्स हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। नॉर्थ इधर है तो ऐसे अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट वाली प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। और अच्छा वे है, an efficient way to make a permanent magnet is to place a ferromagnetic rod in a solenoid and pass a current. The magnetic field of the solenoid magnetizes the rod. ये जो हमने बात की थी, ये वही बात कर रहे हैं जो अभी तक हम बात करते आए हैं, वही भाई। हम इसको सोलेनॉइड की फील्ड में रख दें और ये मैग्नेटाइज हो जाए, और जब हमने इसको जीरो किया तो BM जीरो नहीं हुआ, इट रिमेन्स। जब हमने B0 को जीरो कर दिया, यानी कि H को जीरो कर दिया, तब इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन खत्म नहीं हुआ, I जीरो नहीं हुआ, समझ पा रहे हो। सोलेनॉइड की फील्ड जब मैंने खत्म कर दी तो इसके अंदर ये खत्म नहीं हुआ था, यानी कि ये मैग्नेट बन गया था। एक होता है मटेरियल, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल था, डायमैग्नेटिक मटेरियल था, हमने H की वैल्यू जीरो कर दी, I की वैल्यू भी जीरो हो गई, ठीक है ना। उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तभी तक थी जब तक वो मैग्नेट था, मतलब जब तक उसमें करंट था सोलेनॉइड में, जब तक सोलेनॉइड की फील्ड थी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी। अब इसको खत्म कर दिया तो ये भी खत्म हो गया। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में अगर आप फील्ड लगाते हो तो इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बच जाती हैं इवन आफ्टर
भले ही आप बी नॉट या एच को जीरो कर दो तो भी इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बचेंगी, यानी कि ये रिमेन्स लिखा है, टी नहीं है, यानी कि इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट वाली प्रॉपर्टीज तो आ गई है ना। परमानेंट मैग्नेट वही तो होता है जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लंबे समय के लिए रख सके। अगर हमने बी नॉट को जीरो भी कर दिया तो भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मतलब परमानेंट मैग्नेट वाली प्रॉपर्टीज है इसमें। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से भी परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है भाई। तो परमानेंट मैग्नेट हैमर करके भी बनाया जा सकता है और सोलेनॉइड में करंट फ्लो करवा के भी परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है। सुन लो, द हिस्टेरेसिस कर्व अलाउज अस टू सिलेक्ट सूटेबल मटेरियल्स फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। तो हिस्टेरेसिस कर्व की मदद से हम परमानेंट मैग्नेट्स के लिए सूटेबल मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं। कि कोई भी मटेरियल अगर आपको दे दिया जाए तो उसकी हिस्टेरेसिस कर्व अगर आपको पता हो कि कैसी दिखती है, तो आप उसके बेसिस पे सूटेबल मटेरियल सेलेक्ट कर लोगे कि किसको परमानेंट मैग्नेट बनाना है, किसको टेम्परेरी मैग्नेट बनाना। ध्यान से कैसे, द मटेरियल शुड हैव अ हाई रिटेंटिविटी सो दैट मैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग एंड हाई कोएर्सिविटी सो दैट मैग्नेटाइजेशन इज नॉट इरेज्ड बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस और माइनर मैकेनिकल डैमेज। फर्दर द मटेरियल शुड हैव अ हाई परमेबिलिटी। सुनो मेरी बात, बहुत सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं। एक परमानेंट मैग्नेट के लिए उसकी रिटेंटिविटी ये और कोर्सिविटी दोनों हाई होनी चाहिए। रिटेंटिविटी भी हाई होनी चाहिए, कोएर्सिविटी भी हाई होनी चाहिए। रिटेंटिविटी हाई होने से फायदा क्या होगा कि आपने करंट जीरो कर दिया, एच जीरो कर दिया, बी नॉट जीरो कर दिया, फिर भी इसके अंदर फील्ड बची हुई है, मतलब अच्छा परमानेंट मैग्नेट है। अगर बहुत कम बची होगी इसके अंदर फील्ड, मतलब बुरा परमानेंट मैग्नेट है या बुरा मैग्नेट है। ठीक, अब इसकी ये जो बची हुई फील्ड है, इसको कैंसिल करने के लिए नेगेटिव में कितना एच लगाना पड़ेगा? मेरी बात समझो, इसके अंदर फील्ड बची रह गई, अब इसको कैंसिल करना है। अगर ये इजीली कैंसिल हो जाए तो ये बुरा परमानेंट मैग्नेट है। भाई किसी मैग्नेट के अंदर फील्ड है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट की, अगर उसको कोई भी एरा गैरा कैंसिल करके चला जाएगा, स्ट्रे 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 डॉग्स कहते हैं आवारा कुत्ते, तो आवारा मैग्नेटिक फील्ड, आवारा मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। मान लो किसी मटेरियल के अंदर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बची रह गई और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो अर्थ की फील्ड इसे कैंसिल कर सकती है। अर्थ की फील्ड इस तरफ इसे कैंसिल कर सकती है, इसे अर्थ की फील्ड कहेंगे, पीई बोल देता हूं इसे, अर्थ की फील्ड। किसी मटेरियल के अंदर इस तरफ फील्ड बची रह गई और अर्थ की फील्ड ज्यादा नहीं होती, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड छोटी ही होती है, ठीक है ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल ही होती है, कोई ज्यादा नहीं होती, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, अगले लेक्चर में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। तो मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने ही आके कैंसिल कर दिया, तो मटेरियल तो मैग्नेट बचा ही नहीं। तो क्या ऐसा चाहिए? नहीं, उसकी अगर जो रिटेंटिविटी रह गई ना, जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर रह गई, इसको कैंसिल करने के लिए छोटी मोटी फील्ड नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा नेगेटिव वैल्यू एच की लगानी पड़े, तब जाके ये कैंसिल हो, तब जाके ये जीरो हो, तब वो अच्छा मैग्नेट कहलाएगा। भाई एक तो पहली बात कि करंट जब जीरो कर दें, एच की वैल्यू जब जीरो कर दें, तब इसके अंदर फील्ड बची रह जाए, अगर ज्यादा बची रहेगी तो ज्यादा अच्छा मैग्नेट होगा। एक जो फील्ड बची रह गई वो अगर कैंसिल भी करनी है, वैसे तो कैंसिल क्यों करनी है, लेकिन अगर करनी भी है तो ऐसे वैसे कैंसिल ना हो वो। मतलब एक तो है कि कोई टीम हार जाए, एक है कह रहे भाई अगर चलो, एक है कि कोई टीम जीत जाए, एक है कि अगर हारनी भी है तो ऐसे थोड़ी हार जाए, लड़के हारे।
तो अगर रिटेंटिविटी 0 भी करनी है तो बहुत मेहनत मशक्कत के बाद 0 हो, ठीक है ना। उसकी कोएर्सिविटी भी हाई होनी चाहिए, ठीक है ना, कोएर्सिविटी भी हाई होनी चाहिए, तो कि माइनर जो फील्ड्स आ रही हैं स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स, उससे वो खत्म ना हो, नॉट इरेज्ड बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से खत्म ना हो जाए, या मैग्नेट को कोई डैमेज हो गया उससे खत्म ना हो जाए, तो बहुत ज्यादा एच की वैल्यू नेगेटिव करने पे खत्म हो, ठीक है ना। और फर्दर मटेरियल की परमिएबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना, म्यू आर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, म्यू की वैल्यू या म्यू आर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। और म्यू आर तो ज्यादा हाई होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के, म्यू आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। म्यू आर का मतलब होता है, म्यू आर से पता क्या चलता है कि किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना पेनिट्रेट कर पाती हैं, कितनी डेंस होती हैं, ठीक है ना। ये म्यू आर इसका हाई है अगर ये डेंस होंगी, जितनी ज्यादा इसके अंदर लाइंस डेंस होंगी, यानी कि जितनी ज्यादा डेंस होंगी फील्ड लाइंस इसके अंदर, उतना म्यू आर इसका ज्यादा होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी ज्यादा होगी इस मटेरियल की। तो 3 चीजें होनी चाहिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। एक तो उसके अंदर से फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा जानी चाहिए, जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर तो ये प्रॉपर्टी होती होती है, हम बात सारी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की कर रहे हैं, ठीक है ना। पैरा डाया की तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि पैरा डाया से परमानेंट मैग्नेट नहीं बन सकते, ठीक है ना तो पैरा से बने ना डाया से बने। ये सारी डिस्कशन किसके लिए हो रही है, फेरो के लिए हो रही है, क्योंकि पैरा डाया की जो मैग्नेटिज्म है बहुत कम होती है, ठीक है ना। पैरा डाया की जो मैग्नेटिज्म है वेरी लेस होती है, वेरी लेस मैग्नेटिक फील्ड होती है इनकी। बात तो सारी फेरो की चल रही है, तो फेरो के अंदर परमिएबिलिटी तो ज्यादा होती है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो डेंस होती हैं, प्लस रिटेंटिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए, कोर्सिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए। उसको परमानेंट मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं, और जिसको परमानेंट मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं उसको हार्ड फेरोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेट। क्या कहते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेट। क्लियर होना चाहिए। टेम्परेरी या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, substances which lose their magnetic properties if we switch off the current in the solenoid, जो बड़ी जल्दी अपनी जो है इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर दें, वो टेम्परेरी या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाए। दे हैव लो रिटेंटिविटी लो कोर्सिविटी, इनकी रिटेंटिविटी लो कोर्सिविटी दोनों लो होनी चाहिए, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू हाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। रिटेंटिविटी ज्यादा फील्ड बचनी नहीं चाहिए, और अगर बच भी गई तो छोटी सी एच की नेगेटिव वैल्यू लगा के कैंसिल हो जाए, भाई या तो बचे ही नहीं, ठीक है ना। अगर बच भी गई तो एच की वैल्यू ज्यादा ना लगानी पड़े, ये देखो एच की वैल्यू बहुत छोटी सी लगानी पड़ी, फील्ड कैंसिल हो गई, ठीक है। समझ पा रहे हो इस चीज, ये ग्राफ दिखा देता हूं, बस ग्राफ से ही बता देता हूं कि ये जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज या तो बचनी नहीं चाहिए, ये रिटेंटिविटी लो होनी चाहिए, और अगर बच गई तो एच की छोटी सी वैल्यू से ये कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। एच की छोटी सी वैल्यू, छोटी नेगेटिव वैल्यू से ये कैंसिल हो जाए, दोनों कम होनी चाहिए। लेकिन हाउएवर परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए बेटा, इन मटेरियल्स की भी परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, ठीक है ना। जितनी देर भी फील्ड रहे अच्छी रहे, ठीक है ना, परमेबिलिटी जरूर हाई होनी चाहिए बेटा, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में परमेबिलिटी तो हाई होती है, उसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर्स, ठीक है ना। जायंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन द क्रेन्स टू लिफ्ट मशीनरी एंड बल्क क्वांटिटीज ऑफ आयरन एंड स्टील, यूज किया जाता रहा है। आपको पता है इलेक्ट्रिक बेल तो आपने देखी भी है, ठीक है ना, उसकी वर्किंग वगैरह भी छोटी क्लासेस में पड़ी हुई है। और ट्रांसफार्मर के अंदर भी यूज होता है इसका, ट्रांसफार्मर के अंदर भी यूज होता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर हम आगे ऑल्टरनेटिंग करंट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे, तो वहां पे इसके बारे में पता चलेगा कि क्यों यूज करते हैं। इनको सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स भी कहा जाता है, ठीक है ना, इनको सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। अभी तक की बात देखो, परमानेंट मैग्नेट, इनको हार्ड फेरोमैग्नेट भी बोला जाता है, टेम्परेरी, इलेक्ट्रो भी बोला जाता है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट भी बोला जाता है।
इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा, कोएर्सिविटी ज्यादा, इसकी रिटेंटिविटी कम, कोएर्सिविटी कम। म्यू आर दोनों का ज्यादा, म्यू आर दोनों का ज्यादा, बस ये बात आपको याद रखनी है, म्यू आर दोनों का ज्यादा होना चाहिए। अभी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, ठीक है ना, अभी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी लॉस, इसके अंदर एनर्जी लॉस भी होता है भाई। रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन results in magnetic fatigue of the material and it results in more energy loss। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर एसी जिसे हम कहते हैं, वो एयर कंडीशनर नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट की वैल्यू कभी पॉजिटिव होती है कभी नेगेटिव होती है। करंट जो होता है एच की वैल्यू एन आई होती है, तो अगर आई पॉजिटिव है तो एच पॉजिटिव होगा, और अगर I नेगेटिव है तो H भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर ये वैल्यूज बार बार पॉजिटिव नेगेटिव होंगी, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर ये वैल्यूज बार बार पॉजिटिव नेगेटिव होंगी, मतलब ये साइकिल बार बार बनेगा, ठीक है ना, ये साइकिल बार बार बनेगा भाई, बार बार पॉजिटिव बार बार नेगेटिव, बार बार पॉजिटिव बार बार नेगेटिव, ऐसे जाएगा फिर 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 ऐसे जाएगा। तो जब रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होती है, करंट बढ़ाया, मैग्नेटाइज किया फिर डीमैग्नेटाइज कर दिया, मैग्नेटाइज किया फिर डीमैग्नेटाइज कर दिया, मैग्नेटाइज किया डीमैग्नेटाइज किया, बार बार जब ये साइकिल रिपीट होगा, बार बार जब ये साइकिल रिपीट होगा तो इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फिटीग आएगा, तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। और इसके अंदर का जो एरिया होता है ना, वो एनर्जी लॉस बताता है, वो एनर्जी लॉस बताता है। बीएम और एच के ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ बीएम एच कर्व, ये बताता है एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। इन वन साइकिल, एक साइकिल के अंदर, एक साइकिल के अंदर कितना एनर्जी लॉस होगा ये इसके एरिया से पता चलेगा, जितना इसका एरिया होगा वो आ जाएगा। एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, कितने जूल का लॉस होगा पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का वॉल्यूम, ठीक है ना, मटेरियल का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम है ये, मटेरियल का। जो भी मटेरियल का वॉल्यूम होगा, ये अगर पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ज्यादा मटेरियल होगा तो ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, मटेरियल की क्वांटिटी, कि जो मटेरियल की आप बात करें उसकी क्वांटिटी कितनी है, ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा लॉस, कम वॉल्यूम कम लॉस, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो है कितना लॉस होगा वो यहां पे बताया गया है। एरिया, जो इसका एरिया इनक्लोज्ड होगा भाई, जो इसका एरिया इनक्लोज्ड होगा वो एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम बता रहा है। और जैसे जैसे रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता रहेगा, रिपीटेड यूज अगर होता रहेगा तो एरिया बढ़ता रहेगा, तो लॉस बढ़ता रहेगा। रिपीटेड यूज अगर होता रहेगा तो इस चिड़िया, ये चिड़िया बड़ी 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 होती जाएगी, लॉस बढ़ता 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 जाएगा, तो एक टाइम आएगा जब मटेरियल यूज करने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमें भाई, हमने 100 रुपए लगाए, हमें 95 का नुकसान हो गया, तो क्या करें फिर क्या यूज करेंगे इसको? थोड़ा बहुत लॉस तो होगा ही होगा, वो तो हम झेल लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लॉस थोड़ी झेल पाएंगे, ध्यान रखना। अच्छा, आपको पता है कि मैंने ये बीएम कर्व बनाई है, ठीक है ना, और या बीएम या आई हो सकता है, और बीएम होता है म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ बीएम एच कर्व म्यू नॉट इंटू एरिया ऑफ आई एच कर्व, अगर यहां पे आई एच कर्व दे दी जाए
वैसे तो दिखाने के लिए हम बीएम और आई को दिखा देते हैं यहां पे, लेकिन इनकी चिड़िया के साइज में फर्क होगा भाई, क्योंकि इनमें म्यू नॉट का डिफरेंस है। तो आई वाली कर्व को अगर मैं म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा तब बीएम कर्व का एरिया आएगा। बीएम और एच के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, उसका जो एरिया होगा वो म्यू नॉट इंटू एरिया ऑफ आई एच कर्व होगा, क्योंकि बीएम म्यू नॉट इंटू आई होता है। बनेंगी दोनों चिड़िया ही, और इसका जो एरिया होगा वो एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम बता रहा है। इसका जो एरिया होगा वो एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम बता रहा है पर साइकिल, इन वन साइकिल, यानी कि पर साइकिल। समझ गए? जितनी बड़ी चिड़िया उतना बड़ा एनर्जी लॉस, जितनी बड़ी चिड़िया उतना बड़ा एनर्जी लॉस। अगला, कंपैरिजन ऑफ स्टील एंड सॉफ्ट आयरन। दो मटेरियल्स का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है ना, दो मटेरियल्स का सिलेक्शन करते हैं, एक स्टील एक सॉफ्ट आयरन। उनका ग्राफ मैं एक पे ही बनाता हूं, एक पे ही बनाता हूं। ये जो वॉयलेट कलर से चिड़िया बनाई है ये स्टील की है, और जो ऑरेंज कलर से चिड़िया बनाई है वो सॉफ्ट आयरन की है। सॉफ्ट आयरन सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेट होता है, ये उसकी कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, ये एग्जाम्पल है। स्टील जो है वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आता है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दोनों ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, स्टील, सॉफ्ट आयरन भी और स्टील भी, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है समझो मेरी बात को। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना होता है और इनको हमें टेम्परेरी मैग्नेट बनाना होता है। पंगा क्या आया देखो, वैसे तो देखा जाए कि सॉफ्ट आयरन स्टील इज द वन फेवर्ड चॉइस फॉर द परमानेंट मैग्नेट, यानी कि हार्ड फेरोमैग्नेट्स। हार्ड फेरोमैग्नेट्स के लिए स्टील एक परमानेंट मतलब फेवर्ड चॉइस है। इट हैज स्लाइटली स्मॉलर रिटेंटिविटी देन सॉफ्ट आयरन। वैसे तो रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए भैया सॉफ्ट आयरन की, सॉरी जिसको आप जो है फेरोमैग्नेट बना रहे हो, ठीक है ना, हार्ड फेरोमैग्नेट यानी कि परमानेंट मैग्नेट बना रहे हो, इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा हाई होनी चाहिए। हाई तो दोनों की है, ठीक है ना, लेकिन इसकी रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन के कंपैरिजन में हल्की सी कम है। इनकी रिटेंटिविटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, कोई रिटेंटिविटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर इसकी रिटेंटिविटी कम भी है हल्की सी तो भी हम काम चला लेंगे। वैसे तो इसकी भाई हार्ड फेरोमैग्नेट है, रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना, कोएर्सिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, कोएर्सिविटी ज्यादा होनी चाहिए ना। लेकिन हर चीज जिंदगी में अपने हिसाब से थोड़ी मिलती है, कई बार एडजस्ट भी करना पड़ा। तो स्टील के केस के अंदर रिटेंटिविटी उसकी थोड़ी सी कम होती है सॉफ्ट आयरन से, लेकिन फिर भी हम काम चला लेते हैं। इट हैज स्लाइटली स्मॉलर रिटेंटिविटी देन सॉफ्ट आयरन, बट दिस इज आउटवेड बाय द मच स्मॉलर कोएर्सिविटी ऑफ द सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन की जो कोएर्सिविटी में देखो फर्क कितना है, ये फर्क देखो भाई, ये डिफरेंस देखो, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। कोएर्सिविटी का जो डिफरेंस है वो लार्ज है, रिटेंटिविटी में दोनों का कोई फर्क नहीं है, ये डिफरेंस बहुत कम है। इन दोनों डॉट्स के बीच डिफरेंस बहुत कम है, इन दोनों डॉट्स के बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मतलब सॉफ्ट आयरन की कोएर्सिविटी काफी कम है, रिटेंटिविटी दोनों की ज्यादा है, दोनों की ज्यादा है, ठीक है ना। और कोएर्सिविटी जो है स्टील की बहुत कम है। तो एक मटेरियल तो पक्का हो गया जो परमानेंट मैग्नेट की तरह में यूज करना है, वो है स्टील। इसकी रिटेंटिविटी भी ज्यादा है, कोएर्सिविटी भी ज्यादा है, ठीक। हल्की सी सॉफ्ट आयरन के मुकाबले में कम है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चला लेंगे हम, ठीक है, चला लेंगे, ज्यादा जिद्दी नहीं बनेंगे।
होती, अगर इसकी रिटेंटिविटी भी सॉफ्ट आयरन के मुकाबले में ज्यादा होती तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे आओ, सॉफ्ट आयरन पे। सॉफ्ट आयरन पे रिटेंटिविटी इसकी ज्यादा है, ठीक है ना, मान ली बात, रिटेंटिविटी ज्यादा है। एज अ रिटेंटिविटी सॉफ्ट फेरोमैग्नेट की कम होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हमारे पास चॉइस नहीं है, अभी चॉइस नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसकी कोर्सिविटी तो कम है ना, कोर्सिविटी तो कम है ना, तो हम काम चला लेंगे। ये काम चलाने की बात है। तो किसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, सॉफ्ट आयरन की। कोर्सिविटी किसकी ज्यादा होती है, स्टील की। फर्क कहां ज्यादा होता है, कोर्सिविटीज में। रिटेंटिविटीज में उतना फर्क नहीं होता। मतलब हम कह सकते हैं कि रिटेंटिविटी दोनों की ज्यादा है, कोर्सिविटी बहुत ज्यादा है स्टील की, बहुत कम है सॉफ्ट आयरन की। सॉफ्ट आयरन के केस में वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी रिटेंटिविटी कोर्सिविटी दोनों कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं है तो क्या करें भाई, नहीं है तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। स्टील के केस में रिटेंटिविटी कोर्सिविटी ज्यादा होनी चाहिए, दोनों ही ज्यादा है। हल्की सी इसकी रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन के मुकाबले में कम है, लेकिन काम चला लेंगे, काम चला लेंगे, ठीक है ना। यहां पे स्लाइटली लेस है, काम चला लेंगे, काम चला लेंगे, ठीक है जी। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेट वो होते हैं जिनकी रिटेंटिविटी कोर्सिविटी कम होनी चाहिए, हार्ड फेरोमैग्नेट वो होते हैं जिनकी रिटेंटिविटी कोर्सिविटी ज्यादा होनी चाहिए। रिटेंटिविटी कोर्सिविटी ज्यादा है, परमानेंट मैग्नेट की तरह यूज करेंगे। रिटेंटिविटी कोर्सिविटी कम है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज करेंगे। लेकिन हर बार सिचुएशन अपने हिसाब से हमें नहीं मिलती, एडजस्ट करना पड़ता है। अगर एक प्रॉपर्टी भी मिल जाती है तो भी हम काम चला लेंगे। सॉफ्ट आयरन के केस में कोर्सिविटी कम मिल गई, ठीक है, काम चला लो। रिटेंटिविटी कम नहीं मिली, कोई बात नहीं। स्टील के केस में रिटेंटिविटी थोड़ी सी कम मिली है, काम चला लेंगे, कोर्सिविटी तो ज्यादा है ही, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चिड़िया किसकी बड़ी है, चिड़िया किसकी बड़ी है, स्टील की बड़ी है भाई। एरिया जो स्टील के केस में है वो एरिया सॉफ्ट आयरन से ज्यादा है, तो एनर्जी लॉस इसमें ज्यादा होगा। स्टील के केस में एनर्जी लॉस ज्यादा होता है और इसमें एनर्जी लॉस कम होता है, इसमें एनर्जी लॉस कम होता है। देयरफॉर ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ट्रांसफॉर्मर हैज कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन। जहां पे एनर्जी लॉस मेन कंसर्न है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारा एनर्जी लॉस मेन कंसर्न होता है भाई, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के अंदर मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन बहुत बार होती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में चलता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफॉर्मर में प्रोड्यूस होता है ऑल्टरनेटिंग, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट चलता है, प्रोड्यूस नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट चलता है, तो उसमें रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव नेगेटिव बहुत बार होता है। तो चिड़िया बड़ी 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 होती चली जाती है। लेकिन वो चिड़िया बड़ी ना हो तो चिड़िया छोटी रहे, तो चिड़िया छोटी किसकी है, सॉफ्ट आयरन की। इसकी चिड़िया छोटी है, ठीक है ना, चिड़िया छोटी, एरिया कम, चिड़िया जिसकी बड़ी, एरिया ज्यादा। एरिया सॉफ्ट आयरन का कम है, एरिया स्टील का ज्यादा है, ठीक है ना। तो एनर्जी लॉस सॉफ्ट आयरन में कम होगा, स्टील में ज्यादा होगा। तो यूज के हिसाब से अगर परमानेंट मैग्नेट की तरह यूज करना है, किसको यूज करोगे, स्टील को। अगर ट्रांसफॉर्मर में यूज करना है टेम्परेरी मैग्नेट की तरह, तो किसको यूज करोगे, सॉफ्ट आयरन को, क्योंकि वहां पे एनर्जी लॉस मेन कंसर्न है हमारा। समझ गए, बहुत बढ़िया। अदर मटेरियल्स फॉर परमानेंट मैग्नेट्स, एलनिको एक अलॉय होती है, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट कॉपर की, हार्ड फेरोमैग्नेट है, बड़ा अच्छा है। कोबाल्ट स्टील, ये भी एक परमानेंट मैग्नेट की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एग्जांपल्स, दीज आर द एग्जांपल्स जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक। टेंजेंट लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, टेंजेंट लॉ, ठीक है ना। टेंजेंट लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स यहां पे खत्म हो गए, ठीक है ना, यहां पे मैग्नेटिक मटेरियल्स खत्म, मैग्नेटिक मटेरियल्स खत्म हो गए, ये टॉपिक उससे हटके है, ये टॉपिक उससे हटके है, ठीक है ना। टॉपिक क्या है, टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म। मान लो एक मैग्नेटिक कंपस को या बार मैग्नेट को, ठीक है ना, मैग्नेटिक कंपस या बार मैग्नेट एक ही बात है। बार मैग्नेट के अंदर भी नॉर्थ साउथ होते हैं, जो मैग्नेटिक कंपस होती है, ठीक है ना, जो कंपस नीडल होती है, जो भी उसके अंदर भी नॉर्थ साउथ होते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक कंपस और बार मैग्नेट,
बार मैग्नेट के अंदर भी नॉर्थ साउथ होते हैं और मैग्नेटिक कंपस के अंदर भी नॉर्थ साउथ होते हैं। मैग्नेटिक कंपस के अंदर भी दोनों होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक कंपस के अंदर भी दोनों होते हैं। अगर एक बार मैग्नेट को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो तो उस पर टॉर्क लगता है, तो मैं इसको दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर रख देता हूं, B1 और B2। एक फील्ड के साथ एंगल थीटा है और एक फील्ड के साथ एंगल 90 माइनस थीटा है। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होती है, साउथ से नॉर्थ। इसको दो परपेंडिकुलर फील्ड्स में रखा है, B1 B2, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड्स हैं, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड्स, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड्स हैं B1 B2। उसके अंदर इस बार मैग्नेट को रखा गया है। इस बार मैग्नेट पे टॉर्क लगेगा M क्रॉस B, M से B की तरफ, B1 की वजह से इस तरफ टॉर्क लगेगा, B1 की वजह से इस तरफ टॉर्क लगेगा। कितना एंगल है? थीटा, MB1 साइन थीटा, ठीक है जी। इसकी वजह से इस तरफ टॉर्क लगेगा, इस तरफ, ठीक है ना, M क्रॉस B होता है ना, M से B की तरफ, MB2 साइन, यहां पे एंगल है 90 माइनस थीटा। फॉर इक्विलिब्रियम, अगर मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए तो दोनों टॉर्क बराबर होने चाहिए, τ1 τ2 बराबर होने चाहिए, दोनों टॉर्क क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इसका टॉर्क और इसका टॉर्क आपस में कैंसिल करने चाहिए। इस फील्ड की वजह से क्या टॉर्क लगा? इधर लग गया, इस फील्ड की वजह से इधर लग गया, दोनों टॉर्क कैंसिल करने चाहिए। तो MB1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू MB2 साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। तो M से M कट गया, B1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू B2 कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो tan थीटा, B1 tan थीटा इज इक्वल्स टू B2। ऐसे याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू B2 बाय B1। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर, देखो थीटा ये है, थीटा के साथ वाला बेस और इधर वाला परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला बेस और इधर वाला परपेंडिकुलर। ये देखो ना भाई, ये थीटा एंगल है, तो इसके साथ वाला बेस हो गया, साथ वाला बेस हो गया और इधर वाला परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू B2 बाय P1। इसे कहते हैं टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म, टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्लियर है जी? कुछ नहीं किया, दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स ली, उसके अंदर एक बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक कंपस को रख दिया। मैग्नेटिक कंपस बोला जाए या बार मैग्नेट बोला जाए कोई दिक्कत नहीं है। जब उसको इसके अंदर रखा है तो एक की वजह से टॉर्क इधर लगा, एक की वजह से टॉर्क इधर लगा, दोनों के टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इक्विलिब्रियम आएगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वो जो एंगल होगा वो B2 बाय B1 होगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको कहते हैं या B1 tan थीटा इज इक्वल टू B2 या tan थीटा B2 बाय B1। इसको कहते हैं टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म, टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म, टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म। खत्म, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर, गुड नाइट। मैग्नेटिक मटेरियल्स का सफर खत्म हो गया। अगले लेक्चर में अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, वही टॉपिक हमारा इस चैप्टर के अंदर बचा हुआ है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।